याद है 1947 से अगर 2018 तक की बात करें तो घी की कीमत जो है वो 137 रुपए किलो तक ही रही है और उसी के दरमियान अंडर फ्लक्चुएट करती रही है। लेकिन 2018 से 2021 तक अगर घी की कीमत देखी जाए तो ये 360 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। और हमने ये देखा है कि जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो वो कम ही है कि दोबारा लो पर आए। थोड़ा बहुत कुछ आनों का शायद फर्क हो, लेकिन ज्यादा फर्क एज सच नहीं आता। तो सर क्या स्टेट के पास तो सब्सिडी देने की कैपेसिटी भी नहीं है, तो फिर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो फिर लोग किस तरह से अपना ऑल्टरनेट बनाएंगे? आप ये सामने अगर पेन पेंसिल है, अक्सर मैं देखता हूँ आप लोग स्क्रिबल कर रहे होते हैं, लगता है ऐसा है कि आप लोग लिख रहे हैं कुछ, लेकिन लिख ले मेरे नाम से कि घी और तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। और जो है ना, जैसे आपने 137 रुपए बोला, शायद साल बाद जो है 150 रुपए 200 रुपए हो जाए साल बाद, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं और आप इंटरनेशनली प्राइसेस बाहर से मंगा रहे हैं, यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो लेकिन ये लिख जरूर लें, अगर आप समझिए कि 300 350 जिंदगी भर रहेंगी, ऐसा नहीं है। कम होंगी, ज्यादा तो नहीं होंगी, इंशाल्लाह कम होंगी और आपसे आप ही से जो है ना पकौड़े तलवा के खाएंगे। लेकिन मोहम्मद साहब, ओपन मार्केट में डॉलर जो है 173 रुपए भी क्रॉस कर गया, रोजाना नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है डॉलर। तो ये जो डॉलर है ये किसकी नाअहली है जिसकी वजह से ये डॉलर जो है ये बढ़ता चला जा रहा है? क्या रुपए की कदर हकीकत में इतनी कम है? क्योंकि वजीर खजाना तो ये कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान की वजह से, या अफगानिस्तान ये जा रहा है, तो ये किसने रोकना है इसको? देखिए, बात यह है कि वजीर खजाना ने एक साइड बताई कि अफगानिस्तान जा रहा है, वन ऑफ द रीजंस। मेरा इसमें व्यू ये है कि जो हमारा दरामदी बिल बढ़ा है, और हमारा नहीं सबका बढ़ा है पूरी दुनिया में, हम थोड़े से कमजोर हैं तो हमें जो है ज्यादा जल्दी करेंसी गिरानी पड़ी। अगर आप पिछले पीर से सिर्फ उठाए, पीर से और पीर से उठा ले जुमेरात तक, जैपनीज येन तकरीबन 4% गिरा है इस हफ्ते, ठीक है ना। पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, तमाम करेंसीज दुनिया के जो है ना वो डॉलर के अगेंस्ट गिरी है। तो मैं यही कहता हूं, खुदा के वास्ते सिर्फ पाकिस्तान का रिपोर्टिंग के साथ बैनुल अक़वामी तज़किया दे, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है एक मुसीबत आई हुई है। मैंने आपको एक इब्तदाइया में बताया कि कैसे बिजली बाहर बंद हो रही है, ये चाइना लोड शेडिंग की बात कर रहा है, और हम कोई मनुसलवा लेके कौम उतरी हुई है कि ये हम सारी चीजों से बच के रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और खास तौर पे हमारी जो हुकूमत निहायत ही गरीब हुकूमत है, ये तो सोचना चाहिए हमें कि यार ये जो हालात हैं इसको किस तरह निकालें मिलजुल कर। अब इसमें भी फरमाइशें चल रही हैं कि नहीं हमें ये सस्ता दे, वो सस्ता दे। कहां से सस्ता दें? अपनी इज्जत के नफ्स को हम लोगों के आगे या बाहर मुल्कों के आगे गिरा दें? कि जैसे अभी बात की कि ये बात तकलीफ तो होती है ना कि सऊदी अरब हमें डेफर पेमेंट में ऑयल दे रहा है। मतलब कैसे एक आदमी, अगर आप मुझे कहें कि यार आप मुजम्मिल अपना घर का खर्चा चलाने के लिए अपने दोस्त से थोड़े पैसे पकड़ लिया करें, तो ये एक बड़ी इज्जत नफ्स का मसला है। कौम को समझनी चाहिए ये बात, इससे हमें आगे निकलना चाहिए, सिर्फ अपना 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 ये नहीं करना चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताइए कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। ये जो 30 जून को माली साल खत्म हुआ है, इसमें यानी 850 अरब तक ये मामला चला गया, और कोई 50-55% ज्यादा गुज़श्ता माली साल की निस्बत ये मुनाफा कमाया है। इसके बावजूद स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों कर रही है? आज कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव आई है वाइब्स, लेकिन मुसलसल जो खास तौर पे गैर मुल्की सरमायाकार है वो क्यों, उसका इत्मीनान जो है, एतमाद जो है वो नहीं बढ़ रहा? देखिए, बात यह है कि हमारी स्टॉक मार्केट से 2015 से स्टॉक मार्केट में सालाना बेसिस में फॉरेनर जो है शेयर्स बेच रहा है, और वो कंटिन्यूसली बेच रहा है। और उसके पीछे नंबर ऑफ रीजंस हैं। हमारी से पहले पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, फिर 2018 में हम IMF में चले गए, और फिर उसके बाद जो है कोरोना आ गया। अब कोरोना के बाद जो है फिर ये अफगानिस्तान का इशू आ गया। देखिए, फॉरेनर जो है ना, इट्स अ स्मार्ट मनी। ये स्टॉक मार्केट वो उसकी अगर आप 25 साल की तारीख उठाएं तो 5 साल वो गैर हाजिर हो जाता है, वो फिर 10 साल जो है बहुत ज्यादा आ जाता है। मुझे उसका कंसर्न नहीं है एट द मोमेंट। मेरा जो कंसर्न वो ये है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है और जो ग्राउंड रियलिटी है उससे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट है। आपको तो ये पता ही होगा कि मेरा ताल्लुक स्टॉक मार्केट से है। मैं स्टॉक मार्केट में ऐसी ऐसी कहानियां सुनता हूँ, जैसे न्यूजीलैंड की टीम गई तो एकदम शुरू हो गया कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, IMF प्रोग्राम भी अब हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम पे सैंक्शंस लग जाएंगे। फिर आपके सामने कल एक लेटर निकला 15 अगस्त का, जिसको कल स्टॉक मार्केट में खेल दिया गया।
फिर कभी क्या बात होती है, कभी यहाँ पे जो है ना कहते हैं कि IMF प्रोग्राम नहीं मिलेगा। हालांकि आप इस्लामाबाद वालों से बात करें, जब मेरी उनसे बात होती है तो वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है मार्केट में। तो ये मार्केट का फंक्शन है। बाय द वे, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, अच्छी आपको इत्मीनान हो जाएगा उससे थोड़ी ये बात सुनकर, कि पिछले 1.5 सालों में 5 क्वार्टर स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, ये इस क्वार्टर नीचे आई है, और 12% डॉलर टर्म में नीचे आई है, रुपी टर्म में 4-5% नीचे आई है। लेकिन क्या पाकिस्तान अकेला है इसमें? इस क्वार्टर में 12% से ज्यादा हांगकांग की मार्केट गिरी है, कोरिया की मार्केट 11% गिरी है, बड़ी बड़ी मार्केट्स इस क्वार्टर में गिरी भी हैं। तो ये एक फंक्शन है। अब कोरिया में क्या हो गया, चले बताएं मुझे, उनकी भी 12% गिर गई। हांगकांग में क्या हो गया, उधर भी गिर गई मार्केट। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना वो बिल्कुल जो है ना लाइन में सीधा देखते हैं, लेफ्ट राइट नहीं देखते, और उसके साथ मवाजना नहीं करते। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पिछले 10-12 दिनों में स्टॉक मार्केट में एक ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी गई जिसपे जो है सरमायाकार को बहुत नुकसान हुआ है। अमरीकी पाबंदियां जो है उसका भी एक खौफ है। हमारी जो मईशत है उसके लिए अमरीकी मुमकिना खुदा न खास्ता अगर कोई पाबंदियां होती हैं तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? देखिए, अल्लाह पाक सरवाइव कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका कोई पहले वो अपना तो खुद सर्वाइवल कर लें। वो कोरोना के अभी तक निकले नहीं है और अपनी आवाम को पैसे दे रहे हैं। हमने देखे 1995 पैसे तो दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा वैसे बात सुन लेना इस अमेरिका की भी, आपको हिस्ट्री दे तो 95 में इन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे हमें, फिर 99 में फिर इन्होंने हमने एटॉमिक धमाके किए, फिर किए। इफेक्टिवली 2014-15 से ये हमें कुछ नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नहीं है, और यही मैं कह रहा हूं ना कि हमें खुद मुख्तारी की तरफ जाना होगा। अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो एक कर्जे ले लेके अगर काम चलाना है तो फिर अमेरिका आपको जो है ना जिस तरह चाहेगा तो चलाएगा। उसके हाथ में वो घोड़े की रस्सी होती है ना, वो आ जाएगी। तो यही वजह है, मैं इसलिए कहता हूँ कि बस बहुत हो गया लोगों से पैसे मांग के। आखिरी क्वेश्चन है, ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस बढ़ती तो समझ आती है कि चले इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, बट इंटरबैंक में जब बढ़ती है तो फिर समझ ये आती है कि शायद स्टेट कर रही है, खुद स्टेट बैंक कर रहा है। तो क्या अनअज्यूमिंगली हम IMF की शराइत को पूरा कर रहे हैं ताकि हम डॉलर की प्राइस बढ़ाएं और किसी तरह से जो बोझ है वो आवाम पर पड़े जो वो चाह रहे हैं? आप ना जब मईशत की बातें करती हैं ना तो मुझे बड़ी मासूम सी और प्यारी सी लगती है। सर आप सीखते हैं। इंटरबैंक मार्केट भी जो है ना वो तिजारती हजम जो है ना उसके लिए होता है। वो अमेरिका का उसका कोई ताल्लुक नहीं में। सर यही तो मैं कह रही हूं, कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब है हम विद इन स्टेट कर रहे हैं। हमारी जरूरत है, वक्त जरूरत है, क्योंकि हमारा दरामदी बिल बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो है हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। और ये हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर रुपए को प्रोटेक्ट करेंगे और हम जो है जर मुबादला को अपने फेंकेंगे तो हमारे जखायर खत्म हो जाएंगे। तो और आप ये भी मेरी यकीन दहानी करें, बस आप इंश्योर करें कि बाहर तेल वेल की कीमतें नीचे आ जाएं, आपको 160-65 में फिर डॉलर मिल जाएगा 6-8 महीने में। बात ये कि आपने जो बात की कि हमारे पास क्या कैपेसिटी है, मैं हमारी कैपेसिटी से पहले आपको जो है ना डेवलप कंट्रीज की कैपेसिटी आज की बताना चाहूँगा। ये जो मौजूदा क्राइसिस जो सितंबर के महीने में जिसे कहते हैं कि मजीद बढ़ गया, वो आलमी सतह पे जो है एनर्जी क्राइसिस बढ़ गया। एनर्जी में 3 मेन चीजें होती हैं, एक होता है ये पेट्रोल, दूसरा होता है गैस, और तीसरी होती है कोल। ठीक है। ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से अगर पिछले साल, आज 30 तारीख है, पिछले साल 30 तारीख देखी जाए तो लगभग 85% से ज्यादा बढ़ी है एक साल में। ये बात मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी की थी। गैस की कीमतें 180% बढ़ी है और कोयले की कीमतें 200% बढ़ी। अब आपने कहा कि ये जो ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, ये इनके तो मसल्स हैं, दे कैन कोप अप, ये जो सिचुएशन है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक याद है एब्सोल्युटली थॉट वाला वर्ड, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है। उसकी वजह रीजन बिहाइंड दैट, हाँ, उसकी वजह ये है कि अमेरिका में जो है उन्होंने ओपेक प्लस जो आलमी तंजीम में पेट्रोल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक, उनको बोला है कि खुदा के वास्ते तेल की तरसीलात बढ़ा दो। यूरोप में आपने अभी चंद दिन पहले देखा होगा कि लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल की लगी हुई थी, वो लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से नहीं थी, वहां पे हड़ताल कर दी थी पेट्रोल पंप के लॉरीज जो पेट्रोल पहुंचाती है। ठीक है।
लेकिन वहां पे जो उनकी बिजली की तरसीलात की प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जैसे आपके शहर में आइस्को है शायद, वहां पे हर शहर में 5-5, 6-6, 8-8 कंपनीज होती हैं। जैसे मोबाइल फोन हम ले लेते हैं ना, अलग अलग कंपनी से, इसका सिम ले लो, उसकी सिम ले लो, इस तरह वहां पे बिजली की बहुत सारी कंपनीज होती हैं। 6 कंपनियों का दिवालिया हो गया बिजली की कीमतें बढ़ने से लंदन में, यूके में। स्पेन से लेकर इटली तक उन्होंने बिजली की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी हैं कि वो डर गए पॉलिटिकली, और उन्होंने अपनी हुकूमत को कहा कि अब मजीद नहीं बढ़ाते, कहीं लोग हमें सड़कों में आके एहतजाज ना शुरू हो जाए वहां पे। चाइना, दुनिया का जिसे कहते हैं कि सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, उसने अपने कारखानों को कह दिया कि आप अपनी पैदावार कम करें क्योंकि हम बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं, या तो आप कारखाने ही बंद कर दें। यूरोप कह रहा है कि गैस की कीमतें इतनी महंगी हो गई हैं कि हमारे जो फर्टिलाइजर के प्लांट्स हैं, हम उनको शायद फर्टिलाइजर के प्लांट्स को गैस फराम ना कर सकें। तो वो जो मैंने आपको कहा ना कि यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, कि ये बड़े ममालिक की भी बैंड बज गई है इस वक्त, और ये इतना बड़ा क्राइसिस होता जा रहा है कि अल्लाह करे बस ये जैसे होती है ना, सुनामी आती है, घंटों होती है और वो फिर उसके बाद चली जाती है और उसके नुकसानात का हम तखमीना लगाते हैं। यहाँ पर जो मिडिल क्लास है ना, वो खत्म होती जा रही है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो भूख अफलास बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या बाहर के ममालिक में भी ऐसा ही हो रहा है? देखिए, मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना बाहर, तो क्योंकि हम कोई शहजादा विलियम से तो मिलते नहीं है वहां जाके, वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो वहां पे छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं या कॉर्पोरेट में होते हैं, लिटरली उनकी जो लाइफ है ना, दे आर फुल ऑफ बिल्स। हमें ऐसे लगता है वो बेचारे अगर 1 महीना बेरोजगार हो जाए ना तो वो दिवालिया हो जाता है उनका। ये एक हमने बना लिया हुआ है। अक्सर जब हम बात करते हैं बाहर पेट्रोल की कीमत इतनी, पाकिस्तान में इतनी, तो साथ ही कहते हैं उनकी आमदनी बताएं। उनके पास तो कुशन और बफर ही नहीं है, और वो इतने मकरूज होते हैं कि वो घर का टीवी भी जो है ना, मोबाइल भी किस्तों पे लेते हैं। वो कोई चीज कैश पे नहीं ले सकते। इधर माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है ना जायदादें, एक आम आदमी को भी जो है बैंक की सहूलत नहीं है तो वो छोटा सा मकान भी कैश पे लेता है। वो सोच भी नहीं सकते कि कितना हुआ। तो ये हमने जो एक उनकी पिक्चर बना ली हुई है कि वो वहां के लोग बड़े रईस हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये मैं आपको ये कहना चाह रहा था, जो आपने बात मेरी थोड़ी सी आखिर में सुनी नहीं। मैं ये कह रहा था कि ये जो बहरान सुनामी जैसे आती है ना, दुआ करें कि ये इसी तरह का हो कि सुनामी चंद घंटों के लिए आए और चली जाए। अगर ये आलमी एनर्जी का बहरान इसी तरीके से रहा, पाकिस्तान तो है ही नहीं ना किसी गिनती में, मुझे तो लग रहा है कि यूरोपियन और अमेरिकन जो बहुत सारी स्टेट्स हैं फट जाएंगी, बहुत सारी कंपनियां फट जाएंगी, और दुनिया में एक तूफान आ जाएगा, और उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इसके भी रिपरकशंस होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। अब हमारी हुकूमत, इत्तेफाक की बात है, आपने 30 तारीख को फिर ले लिया मुझे। लास्ट टाइम 16 तारीख को जब 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, आप लोग बड़े चला के अभी आनी है समरी, आई नहीं, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, मैं क्या तवक्को कर रहा हूँ कि 5 रुपए प्लस बढ़ना चाहिए वापस। उसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक तो हमारी करेंसी 2 से 2.5% गिरी है, और इस पूरे माह में 9% जो है तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी है। अब हुकूमत इसको अपनी जेब में नहीं डाल सकती, क्योंकि हुकूमत के पास टैक्स बचा ही नहीं है। वो सिर्फ 5 रुपए पेट्रोलियम लेवी ले रही है, 10.5% सेल्स टैक्स ले रही है। अब हुकूमत ने भी तो लोगों को जो है ना रिलीफ देना है, तनख्वाहें देनी है, अपना उमूरे निज़ाम चलाना है। इसके अलावा जो है यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू जो रिलीफ देती है वो देने हैं। मुज़म्मिल साहब, इससे पिछली हुकूमतें चाहे कर्जा लेकर सब्सिडी दे देती थी, लेकिन लोगों को तो रिलीफ मिलता था। तो इन्होंने अल्टीमेटली जाना तो अवाम के पास ही है, तो क्या ये लेके जाएंगे जवाज कि हमें वोट दें? वो ये अवाम कैसे मानेंगे कि आलमी जो प्राइसेस हैं आलमी मार्केट की वो इतनी बढ़ गई हैं? तो अब इसका जो इम्पैक्ट आएगा, हर 15 दिन बाद 5-5 रुपए जब बढ़ेगी तो ये तो महंगाई का तूफान आ जाएगा। लेकिन मुज़म्मिल हसन साहब कहेंगे अवाम को समझाना है, वो कैसे समझाना है ये नहीं पता। पहली बात तो ये ना कि हकीकत तो उनको पता हो ना, ठीक है ना। बाकी अगर हकीकत ही ना बताएं और हम कहें पेट्रोल बम, एक ही जो मैं छोटा सा था उस वक्त से एक खबर लगती है पेट्रोल बम मार दिया, ठीक है ना। लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पीछे मकासद क्या है, नंबर 1। नंबर 2, देखें पेट्रोल जैसे हर आदमी की आमदनी है, तो उसकी एक आमदनी का एक हिस्सा उसमें लगता है। हुकूमत के बस में इस वक्त नहीं है कि पेट्रोल की कीमतों को रोक सके, लेकिन हुकूमत के बस में दूसरी चीजें हैं
जैसे मैंने पिछले हफ्ते से देख रहा हूं कि हुकूमत ने अपने गंदम के जखायर को कहा कि रिलीज करना शुरू कर दो, ताकि आटे की कीमतें जो बढ़ रही हैं वो ना बढ़े। चीनी जो है 105 रुपए किलो मार्केट में मिल रही है, हुकूमत ने कहा 90 रुपए किलो के हिसाब से आवाम को दो। तेल जो खुर्दनी तेल है वो 350 रुपए किलो मिल रहा है, घी तेल। हुकूमत ने कहा हम उस पर टैक्सेस कम कर देते हैं ताकि जो है 30-40 रुपए 50 रुपए लोगों को कम मिले। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश भी होती है। आप जरूरी नहीं है कि जो है एक चीज पे जो है इत्तेफाक करें। देखिए गाड़ियां, मेरे घर में 2-3-4 गाड़ियां हैं, मुझे क्यों हुकूमत कंपनसेट करे? उसको कंपनसेट करे जिसके पास गाड़ी नहीं है, और जिसके पास गाड़ी नहीं है उसका क्या खर्चा है? उसका खर्चा है। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान को अब उधार तेल देगा, ये इसमें जो तातुल आ गया था, कुछ ऐसे हालात हो गए थे, उसके बाद हालात नॉर्मल हो गए और उसके बाद अब यानी तकरीबन 1.5-2 बरस बाद ये मामला दोबारा से ये शुरू होने जा रहा है। कितना बड़ा रिलीफ होगा अगर तेल की कीमतें कम करने में हुकूमत का इख्तियार नहीं है और बर्डन भी बहुत ज्यादा हुकूमत पे ही पड़ता है, तो जाहिर है फिर उसने पास ऑन अवाम पे करना है। ये उधार तेल जो सऊदी अरब से मिलेगा, कल वजीर खजाना ने खुशखबरी सुनाई है, इसका इम्पैक्ट आम अवाम पर क्या होगा? हुकूमत को इससे क्या फायदा होगा? देखिए इसमें हुकूमत तो फायदा ज्यादा है, आम आवाम को कम है, क्योंकि उधार तेल है, आपने पैसे तो लौटाने हैं ना। ये हुकूमत के जो ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च हो रहे हैं वो फिलहाल जो है जो रिलीफ मिलेगा, देखिए रिलीफ कितना मिल जाएगा, $1 अरब का, $2 अरब का। हमारा सिर्फ साल का तेल का दरामदी बिल जो है $15 अरब है। जो अब कीमतें बढ़ी है मुझे शक है कि $18-20 अरब हो जाएगा। तो अगर 18 में से 2 मिले तो 16 तो देना ही है ना आपने जेब में, और वो 2 भी आपने आगे जाके उधार वापस करना है। तो अभी रिलीफ जो डॉलर पे प्रेशर है वो वक्ती तौर पे इससे थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि आसरा हो जाएगा, आसरा। इस पे ना बैठें कि जी वहां से फ्री का हमें तेल मिलेगा तो हम जो है यहाँ फ्री में बांट दें, और ये खैरात नहीं आ रही, ये जो है डेफर पेमेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने चंद महीने बाद या साल बाद वापस करना है। तो सिर्फ हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो डॉलर पे प्रेशर है बिल्कुल मामूली सा उसमें फर्क आएगा। बाकी जो है हमें एक बहुत बड़ी खतीर रकम अदा करनी है। हमारी 25% जो है दरामदाद जो है तेल में जाती है। अब ये है ना, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर पेट्रोल है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक गाड़ी है जो हाइब्रिड कार है, वो जो है 1 लीटर में 17-18 किलोमीटर देती है। मैं जो हूं, मेरे पास जो दूसरी बड़ी गाड़ी है वो 6-7 किलोमीटर देती है 1 लीटर में। मैं उसको निकालता ही नहीं हूं, हालांकि वो महंगी भी है, खड़ी रहती है। मैं पूरा दिन उसी छोटी गाड़ी को, हाइब्रिड को लेके घूमता रहता हूँ। अब लोगों को एडजस्ट करना आना चाहिए हालात के हिसाब से। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि हालात के हिसाब से आप एडजस्ट करें अपने आप को। अगर हालात महंगाई की तरफ जा रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेट बनाएं, सब्स्टिट्यूट बनाएं। पेट्रोल डालना छोड़ दें जी सर, पेट्रोल डालना छोड़ दें। मैंने ऑल्टरनेट दिया ना आपको, जैसे मैंने ऑप्शन लिया कि मैं एक इकोनॉमिकल गाड़ी, छोटी गाड़ी उसको चलाता हूं और मेरा पेट्रोल का बिल खुद ब खुद आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो लोग असल में मसला ये है कि वो कहते हैं कि मैं दोपहर को चावल नहीं खाता, रोटी खाता हूं। तो उसने कसम खा लिया, अब वो कहता है मैंने रोटी ही खानी है। तो सर रोटी